हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम आभास माथुर। अपनी ये सीरीज बहुत अच्छी चल रही है। अपन ना डेली लेक्चर्स आ रहे हैं। अपन काफी सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं इसमें। अपन यहीं पे समझ भी रहे हैं, यहीं पे याद भी कर रहे हैं, यहीं पे रिवाइज भी कर रहे हैं। तो ये सीरीज ना बहुत सही चल रही है और बहुत अच्छी रहने वाली है यूपीएससी 2026 के लिए। ठीक है। आज के ये टॉपिक्स हैं, अपन इनको कवर करेंगे, इनको अच्छे से समझेंगे। आज के टॉपिक शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है नाइग्लेरिया फॉलेरी। नाइग्लेरिया फॉलेरी, फॉ से इसे फ्लावर मत समझ लेना। देखो, नाइग्लेरिया फॉलेरी ना एक अमीबा है। क्या है? अमीबा है। ये ब्रेन ईटिंग अमीबा है। आपके ये पानी वानी में रहना पसंद करता है। अगर आप उस कंटामिनेटेड वाटर में जाओगे जहां पे ये अमीबा रह रहा है, तो ये अमीबा आपके अंदर जा सकता है, मुंह से, नाक से आपकी बॉडी के अंदर जा सकता है। ये बहुत छोटा सा होता है, ये नेकेड आइज से दिखता भी नहीं है। इसको अगर आपको देखना है तो माइक्रोस्कोप से ही देखना है। ये अमीबा अगर आपके अंदर चले जाता है तो ये आपके ब्रेन सेल्स को खाना शुरू कर देता है। तो इससे आपकी डेथ भी हो सकती है, बहुत खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। ये ब्रेन ईटिंग अमीबा ना केरला में देखा गया है, इसलिए न्यूज में है। कुछ लोगों की डेथ भी हो गई है इसकी वजह से। ये अमीबा ना गर्म इलाकों में ही रहना पसंद करता है। ये फ्रेश वाटर में ही रहता है अमीबा। अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। ये फ्रेश वाटर में रहता है, जिनका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है। थोड़ा ज्यादा से मतलब 40-50 के बीच में होता है ना, तो वहां ये सबसे अच्छे से रहते हैं। ये फ्रेश वाटर में ही रहते हैं, सलाइन वाटर में रहना पसंद नहीं करते। ठीक है। ये फलते फूलते हैं, मतलब बहुत खतरनाक हो जाते हैं। एक बार देख लेते हैं नाइग्लेरिया फॉलेरी। Brain eating amoeba is a single cell organism found in warm freshwater environments such as lakes, hot springs, and even in poorly maintained pools. It is small and can be seen with microscope. Only one species of Naegleria fowleri infects people. देखो, ये ना सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आप याद रखना, अमीबा सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। यूपीएससी यहाँ से भी सवाल पूछ सकती है कि अमीबा सिंगल सेल होते हैं या मल्टी सेल होते हैं। अमीबा सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है, ये वार्म फ्रेश वाटर में रहना पसंद करता है, जैसे लेक में, हॉट स्प्रिंग्स में, या फिर उन स्विमिंग पूल्स में जो अच्छे से मेंटेन्ड नहीं है। ये बहुत छोटे होते हैं, इनको आप अपनी माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते। नाइग्लेरिया फॉलरी में भी काफी सारी वैरायटी होती है, पर इसकी सिर्फ एक स्पीशीज ही इंसानों को इन्फेक्ट करती है। पहला सवाल तो यही आ सकता है, नाइग्लेरिया फॉलरी क्या है? नाइग्लेरिया फॉलरी ब्रेन ईटिंग अमीबा है, यही मोटा मोटा सवाल है इस टॉपिक से। ठीक है। द अमीबा एंटर्स द बॉडी थ्रू द नोज एंड ट्रेवल्स टू द ब्रेन। आप पानी में, स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं, लेक में जा रहे हैं, तो आप अंडर वाटर स्विमिंग कर रहे हैं, तो आपकी नाक से ये अमीबा ट्रैवल करते हुए आपकी ब्रेन तक जा सकता है, लीडिंग टू अ सीवियर एंड यूजुअली फेटल ब्रेन इन्फेक्शन। बहुत सीरियस ब्रेन इन्फेक्शन कॉज कर जाता है। उस ब्रेन इन्फेक्शन का नाम क्या है? प्राइमरीली प्राइमरी एमेबिक मेनिंजियोसिफिलिटिस। क्या है? प्राइमरी एमेबिक मेनिंजियोसिफिलिटिस, पीएएम कहते हैं इसको। इस अमीबा की वजह से पीएएम नाम का ब्रेन इन्फेक्शन हो जाता है, जो बहुत फेटल होता है। इस अमीबा की वजह से कौन सा ब्रेन इन्फेक्शन होता है? पीएएम, प्राइमरी एमेबिक मेनिंजियोसिफिलिटिस। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ये अमीबा सरवाइव नहीं करता सलाइन कंडीशंस में। अमीबा डजंट सरवाइव इन सलाइन कंडीशंस एंड इज हेंस नॉट फाउंड इन सी वाटर। यूपीएससी ऐसा स्टेटमेंट भी बना सकता है कि कोस्टल रीजन्स में भी मिलता है ब्रेन ईटिंग अमीबा नाइग्लेरिया फॉलरी, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। इट सर्वाइव्स ऑन बैक्टीरिया फाउंड इन सेडिमेंट्स इन लेक्स एंड रिवर्स। ये अमीबा भी बैक्टीरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है। सेडिमेंट्स के लिए लेक्स जो होते हैं ना, उन पे रहता है बैक्टीरिया, उस पर डिपेंड करता है, लेक और रिवर के। ये बहुत गर्मी में ज्यादा रहता है, 46 डिग्री, 46 डिग्री से अबव वाले टेम्परेचर में ये रहना ज्यादा पसंद करता है। ये देखो, ऐसा दिखता है, ट्रांसपेरेंट सा, और कैसे दिखेगा पानी में, गंदे से पानी में अपने को ये। ठीक है। ये जो नाइग्लेरिया फॉलरी का इन्फेक्शन होता है ना, ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं करता। पूछ सकते हैं क्या ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करता है, ये कंटेनियस वाली डिसीज है? नहीं, नहीं है। नाइग्लेरिया फॉलरी का इन्फेक्शन पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं करता।
ना ही इसके सिम्टम्स ऐसे फैलते हैं, ठीक है। अमीबा जाएगा तो अमीबा ही खाएगा, ठीक है। अमीबा अगर आपके अंदर जाएगा तभी आप इससे इन्फेक्ट होंगे, आपका ब्रेन को खाना शुरू करेगा अमीबा, तभी आप इन्फेक्ट होंगे। ये गर्मियों में ज्यादा फैलता है क्योंकि इसे टेम्परेचर चाहिए होता है। ये जो अमीबा है ना, ये डिस्ट्रॉय कर देता है ब्रेन सेल्स, इसलिए ये बहुत ज्यादा लीथल है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? सीवियर हेडेक। अरे आपका नाक से अमीबा, ब्रेन ईटिंग अमीबा, नाइग्लेरिया फॉलरी चला गया आपके ब्रेन में, आपके ब्रेन सेल्स को खाने लग गया, तो आपको सर में दर्द भयंकर होगा, फीवर होगा आपको भयंकर, नौसिया हो जाएगा। नौसिया का मतलब होता है बेचैनी, वॉमिटिंग हो जाएगी, स्टिफ नेक, आपके ऐसे गर्दन अकड़ जाएगी, आपको कंफ्यूजन्स होंगे, सीजर्स आएंगे, हेलुसिनेशंस होंगे। तो बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है नाइग्लेरिया फॉलरी के इन्फेक्शन से। फिर अपना टॉपिक है डार्क ऑक्सीजन। देखो डार्क ऑक्सीजन ना समुद्र में मिलती है, बहुत ज्यादा गहरे समुद्र में मिलती है डार्क ऑक्सीजन। डार्क ऑक्सीजन का मतलब ही ये है कि ये उस ओशन के उस रीजन में मिलती है जहाँ पे सनलाइट ही नहीं पहुंच पाती। वो ये जो डार्क ऑक्सीजन होती है ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से नहीं बनी होती। पर आपने तो सुना होगा कि ऑक्सीजन तो फोटोसिंथेसिस से बनती है, पर डार्क ऑक्सीजन वहीं बनती है जहाँ सनलाइट ही नहीं पहुंच पाती, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही नहीं हो पाता। तो ये बनती ऐसे है कि समुद्र की गहराइयों में ना कुछ मेटेलिक नोड्यूल्स होते हैं, अलग अलग मेटल्स के नोड्यूल्स होते हैं। तो ये जो मेटेलिक नोड्यूल्स होते हैं ना, ये कैटलिस्ट का काम करते हैं, ये सी वाटर को कैटलाइज कर लेते हैं। कैटलिस्ट का काम करते हैं, ये कैटलाइज कर लेते हैं सी वाटर को, मतलब ये सी वाटर को ब्रेक कर देते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। तो ये क्या करते हैं, ये जो मेटेलिक नोड्यूल्स होते हैं कैटलिस्ट का काम करते हुए स्प्लिट कर देते हैं सी वाटर को। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। फिर ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ मिलके O2 बना लेता है। तो यही है डार्क ऑक्सीजन। ये बहुत ज्यादा गहरे समुद्र में मिलती है, पैसिफिक ओशन में मिलती है ये, ठीक है। इससे अपने को एक बार रीड कर लेते हैं, फिर बताता हूँ क्या क्या याद रखना है। डार्क ऑक्सीजन। Scientists discovered dark oxygen 12,100 feet deep in the Pacific Ocean. पैसिफिक ओशन में मिली है डार्क ऑक्सीजन। It is believed oxygen is the oxygen that is produced without the process of photosynthesis. ये इसकी डेफिनेशन है, डार्क ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन होती है जो बिना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बनी होती है। According to the study, it is generated by metallic nodules present on the sea floor. सी के फ्लोर पे जो मेटेलिक नोड्यूल्स होते हैं ना, ये उनसे बनी होती है। These natural metal formations appear to catalyze the splitting of seawater H2O into hydrogen and oxide at depths exceeding 12,000 feet where sunlight cannot penetrate. The team found that polymetallic nodules, rock-like formations rich in rare metals, are producing oxygens through a process similar to electrolysis. इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में एक कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट क्या करता है, स्प्लिट कर देता है सी वाटर को। कैटलिस्ट का काम कौन करता है? पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स करते हैं, मेटालिक नोड्यूल्स करते हैं। तो जो H2O होता है उसमें से H अलग हो जाता है, O अलग हो जाता है, फिर दो O मिलकर ऑक्सीजन बना देते हैं। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे अपने को क्या देखना है, डार्क ऑक्सीजन कहाँ मिली है, डार्क ऑक्सीजन कौन से ओशन में मिली है, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, कुछ भी आ सकता है। वो परमाफ्रॉस्ट आ सकता है, आर्टिक सर्कल आ सकता है। पैसिफिक ओशन में मिली है डार्क ऑक्सीजन। डार्क ऑक्सीजन होती क्या है? वो ऑक्सीजन जो बिना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बनी हो, ठीक है। कैसे बनती है? फिर ये प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा कि जो मेटेलिक नोड्यूल्स होते हैं वो कैटलिस्ट का काम करते हैं और एक प्रोसेस शुरू हो जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस का, जिसमें एक सी वाटर को कैटलाइज कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं हिस्सों में H2O को, उससे ऑक्सीजन बना लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सनलाइट तो पहुंचती नहीं, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो हो नहीं पाएगा यहाँ पे। डार्क ऑक्सीजन अकर्स विदाउट सनलाइट, यहाँ पे सनलाइट नहीं होती, contradicting the conventional understanding that oxygen production is primarily linked to photosynthesis। यही तो खेल है। अभी तक तो क्या समझा जाता था कि फोटोसिंथेसिस से ही ऑक्सीजन बनती है, पर ये नेचुरल कैटलाइजेशन से भी बन जाती है, नेचुरल इलेक्ट्रोलाइसिस से भी बन जाती है ऑक्सीजन। तो ध्यान रखना क्या होता है, ऐसे दिखते हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स वगैरह, देख लो समुद्र में ऑक्सीजन तो फोटो कैसे खींच सकते हैं ऑक्सीजन की, ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं। देखो फिर अपना टॉपिक है वैभव फेलोशिप। ये फेलोशिप है, ये किन लोगों किस चीज में फेलोशिप है? ये है स्टेम सेक्टर में।
स्टेम सेक्टर का फुल फॉर्म होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। स्टेम सेक्टर का फुल फॉर्म क्या होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। इसमें फेलोशिप दे रहे हैं, किनको फेलोशिप दे रहे हैं? देखो अपने यहाँ क्या होता है, काफी सारे जो अपने पढ़े लिखे लोग हैं ना, हाईली एजुकेटेड लोग हैं, वो ग्रेजुएशन के बाद क्या करते हैं, इंडिया छोड़ के फॉरेन चले जाते हैं। फॉरेन में अमेरिका, यूरोप वगैरह चले जाते हैं, वहां पे वो और फर्दर स्टडीज करते हैं, फिर वो वहीं पे काम करने लग जाते हैं। तो काफी सारे ऐसे लोग हैं जो वहां पे स्टडी करके वहीं पे रिसर्च करने लग गए। तो इससे क्या हो रहा है, इंडिया का ब्रेन ड्रेन हो रहा है, पढ़े लिखे लोग हमारे इंडिया से बाहर जा रहे हैं, तो इंडिया का नुकसान ही हो रहा है। तो सरकार ने क्या सोचा कि हम एक ऐसी स्कीम लाते हैं जिसमें ये जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं ना, जिन्होंने फॉरेन से पढ़ाई करी है और वहीं पे रिसर्च भी कर रहे हैं, तो उनको हम इंडिया बुलाएंगे और उनकी एक्सपर्टीज की मदद से इंडिया का रिसर्च इकोसिस्टम भी डेवलप करेंगे। क्या करेंगे? इंडिया का रिसर्च इकोसिस्टम डेवलप करेंगे उनकी एक्सपर्टीज से। इसमें अपन क्या करेंगे, उनको फॉरेन में जहाँ से वो अच्छे, एक तो जहाँ पे वो काम करते हैं वहां से उन्हें साल में 1-2 महीने के लिए इंडिया लाएंगे। कैसे लाएंगे? बिजनेस क्लास में लाएंगे, बड़ी इज्जत से लाएंगे। फिर उन्हें यहाँ पे अच्छे जो अपने इंडिया में रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे ले जाएंगे। वहां पे उनकी एक्सपर्टीज की सहायता से रिसर्च इकोसिस्टम डेवलप करेंगे। ये टारगेट है, उनको अच्छे से रखेंगे, 3 स्टार होटल में रखेंगे, बहुत उनका सारा इंक्लूडेड होगा, उनको पैसे भी दिए जाएंगे अच्छे खासे। तो मतलब उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करा जाएगा जिससे यहाँ पे अपना रिसर्च इकोसिस्टम डेवलप हो सके। इसका नाम है वैश्विक भारत वैज्ञानिक, वैभव। VAI से वैश्विक, BHA से भारत और लास्ट वाले V से वैज्ञानिक। देखो कितना अच्छा नाम रखा है, वैश्विक भारत वैज्ञानिक। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्कीम है। ठीक है, फेलोशिप से आपको कंफ्यूज नहीं होना कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है, साइंस से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ये स्कीम है। एक बार रीड कर लेते हैं इसके बारे में। वैभव फेलोशिप, it aims at improving the research ecosystem of India's higher educational and scientific institutions by facilitating academic and research collaborations between Indian institutions and the best institutions in the world through mobility of faculty researchers from overseas institutions to India। ये क्या है, जो इंडिया के रिसर्च इको सिस्टम है ना, उसको डेवलप करना, उसको मॉडर्नाइज करना, उसको एडवांस करना टारगेट है इसका। कैसे कर सकते हैं? इसमें एकेडमिक और रिसर्च का कोलैबोरेशन करेंगे इंडिया के इंस्टीट्यूट्स में और फॉरेन के इंस्टीट्यूट्स में। जो भी बेस्ट इंस्टीट्यूट होंगे ना, इंडिया के बेस्ट और बाहर के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में कोलैबोरेशन करेंगे। ये कोलैबोरेशन कैसे होगा? उन बाहर के इंस्टीट्यूशंस की फैकल्टी और रिसर्चर्स इंडिया आएंगे अपनी एक्सपर्टीज को शेयर करने। इसमें एलिजिबिलिटी क्या होगी साइंटिस्ट की? मतलब जो लोगों को बुलाएंगे ना, एक तो वो इंडियन ही होने चाहिए, मतलब या तो उन्होंने वहां की नागरिकता भी ले ली हो, वहां के सिटीजन भी बन गए हो, तो PIO हो, OCI हो। ठीक है, PIO तो अब बंद हो गया, अब सिर्फ OCI है, पर इनकी साइट पे PIO भी लिखा था तो मैंने लिख दिया। ठीक है, द एप्लीकेशन शुड बी NRI, PIO एंड OCI कार्ड होल्डर्स। ठीक है, करंटली लिविंग अब्रॉड, मूलभूत से वो भारतीय होने चाहिए, चाहे वो अब बाहर रह रहे हो। The applicant must have obtained PhD, MD, MS degree from a recognized university। हायर एजुकेशन उनकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो MS होता है, मास्टर ऑफ साइंस होने चाहिए, MD होने चाहिए, मास्टर ऑफ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होने चाहिए, PhD होनी चाहिए उनकी। ठीक है, और एप्लीकेंट्स जो होने चाहिए ना, उनका प्रूवन वर्क रिकॉर्ड भी होना चाहिए कि वो बहुत अच्छे एकेडमिक रिसर्च है या फिर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है उनका, और उन्होंने रिसर्च और काम करा होना चाहिए वर्ल्ड की टॉप 500 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग वाली इंस्टीट्यूट्स में। Eligibility for scientist, the applicant should be NRI, PIO and OCI currently living abroad। The applicant must have obtained PhD, MD, MS degree from a recognized university। Applicant must be a researcher engaged in an overseas academic research industrial organization with proven track record of research and development working in the top 500 QS world university ranking। ठीक है, देख लेना यहाँ पे। और जो इंस्टीट्यूशंस में आएंगे, देखो क्या, ये तो साइंटिस्ट का है जिसको हम फॉरेन कंट्री से इंडिया में बुलाएंगे, ये तो उन साइंटिस्ट की एलिजिबिलिटी है। अब कहाँ बुलाएंगे? इंडिया के किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बुलाएंगे। तो उस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की क्या रैंकिंग होनी चाहिए, आइए देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रैंक्ड इन टॉप 200 इन NIRF। NIRF की जो रैंकिंग होती है ना, ओवरऑल रैंकिंग एंड हैविंग NAC A ग्रेड 3 एंड अबव एंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, देखो यूनिवर्सिटी होनी चाहिए वो टॉप 200 यूनिवर्सिटी होनी चाहिए NIRF की रैंकिंग के हिसाब से,
और उसका NAC के ग्रेड भी 3 या 3 से अबव होना चाहिए और वो एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ सपोर्ट, देखो क्या होगा ये, देखो इसमें क्या करेंगे ये लोग, आपको एक तो बिजनेस क्लास, नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, एक सेकंड, ये फेलोशिप सिर्फ इंडिया में एप्लीकेबल है कि वो फॉरेन का बंदा यहाँ पे इंडिया आके सिर्फ इंडिया की लेबोरेटरीज वगैरह में ही होना चाहिए। इसमें जो होस्ट इंस्टीट्यूशन होगा उसको भी फाइनेंशियल सपोर्ट देगी सरकार। ये फेलोशिप होगी 1 से 2 महीने की हर साल। 3 साल तक का बॉन्ड भरा जाएगा, 3 साल तक का एग्रीमेंट करा जाएगा कि 3 साल तक हर साल 1 से 2 महीना ये फेलो यहाँ आके रहेगा और आपके सिस्टम को अपग्रेड करेगा। इसमें फेलोशिप में 5,000 रुपए USD का ग्रांट दिया जाएगा पर मंथ, और इंटरनेशनल ट्रैवल करा जाएगा, जहाँ पे भी वो फॉरेन में रहते हैं वहां से लेके इंस्टीट्यूट तक बिजनेस क्लास ट्रैवल करा जाएगा। अकोमोडेशन भी 3 और 4 स्टार होटल में दिया जाएगा। एक कंटेंजेंसी फंड दिया जाएगा 1 लाख रुपए का, और डोमेस्टिक ट्रैवल फेयर दिया जाएगा जहाँ भी वो काम के सिलसिले में जाते हैं। और जो होस्ट इंस्टीट्यूशन होगा ना, जिस इंस्टीट्यूशन में जाके वो रिसर्च इकोसिस्टम को डेवलप करेगा, उन्हें भी 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिससे उनके पास भी फंड्स होने चाहिए ना। Nature and duration of support. The fellowship is applicable only in India and can be implemented in any of the recognized academic institutions, national laboratories, and recognized R&D institutions. The host institution should provide necessary administrative and infrastructure support. The fellowship is for 1 to 2 months each year for a period of 3 years. Grants. Fellowship of 5,000 USD, international travel from place of residence to institute business class में, accommodation in 3 or 4 star hotel, contingency fund 1 lakh per year and domestic travel fare included. Host institute will get Rs 10 lakh for support. देखो इसमें क्या क्या याद रखना है। एक तो वैभव फेलोशिप का फुल फॉर्म क्या है, चलो वो बताता हूँ। एक तो वैभव फेलोशिप का मोटिव क्या है, क्यों लाए हैं ये वैभव फेलोशिप, एक तो ये याद रखनी है। फिर एलिजिबिलिटीज याद रखनी है, साइंटिस्ट की और इंस्टीट्यूशन की। फिर क्या क्या होगा इसमें। अब देखो इसमें एक ये सवाल भी बना सकते हैं, क्या सिर्फ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ही इंक्लूडेड है, क्या सिर्फ नेशनल लेबोरेटरीज इंक्लूडेड है, नहीं, किसी इंडस्ट्री का R&D इंस्टीट्यूशन भी इंक्लूडेड है। ठीक है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन तो इंक्लूडेड है ही, नेशनल लेबोरेटरी जैसे CSIR के लैब हो गए वो भी इंक्लूडेड है, या किसी प्राइवेट कंपनी का R&D इंस्टीट्यूशन है वो भी इंक्लूडेड है, प्राइवेट कॉलेज भी इंक्लूडेड है, गवर्नमेंट कॉलेज भी इंक्लूडेड है, ये सब भी याद रखना है आपको। ठीक है, देखो वैभव का फुल फॉर्म होता है वैश्विक भारत वैज्ञानिक, ठीक है, ये स्टेम के लिए होता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, दोस्त कर रहा है इसको इम्प्लीमेंट, वैभव हमारा दोस्त है, वैभव हमारा दोस्त है। ठीक है, ऐसे याद रख लो, आपको याद हो जाएगा। फिर है ऑपरेशन किया। देखो जम्मू कश्मीर में आतंकी बहुत सारे गतिविधियां करते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बहुत ज्यादा है। तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने ना एक ऑपरेशन चालू करा, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन किया। ऑपरेशन किया में 3 फोर्सेस हैं, CRPF है, इंडियन आर्मी है और जम्मू कश्मीर पुलिस है। देखो जब जम्मू कश्मीर में जो भी ऑपरेशन होते हैं ना, उसमें CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी होती ही है। अगर कहीं घुमा फिरा के ये सवाल डालते कि IB का भी सपोर्ट है, देखो हर ऑपरेशन में IB का सपोर्ट रहता ही है, एक ऑब्वियस सी बात है, हर चीज में IB इंक्लूडेड होती है, पर उसको लिखा कहीं नहीं जाता। ठीक है, ऑपरेशन किया कहाँ हुआ, देखो एक बार सवाल आ गया था 2024 में कि ऑपरेशन संकल्प कौन से स्टेट में कर रहे हैं, तो ऐसे पूछ सकते हैं ऑपरेशन किया कहाँ पर हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट भी डाल सकते हैं, मणिपुर डाल सकते हैं, या एंटी नक्सल्स वाला है, कुछ भी डाल सकते हैं। तो ऑपरेशन किया है जम्मू कश्मीर में हो रहा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर हो रहा है। 3 एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व है, इंडियन आर्मी, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस। ठीक है, आतंकियों को मारने का है, न्यूट्रलाइज करने का ऑपरेशन है। एक बार रीड कर लेते हैं। ऑपरेशन किया इज अ जॉइंट इंटेलिजेंस बेस्ड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस टू न्यूट्रलाइज इन्फिल्ट्रेशन टेररिस्ट ऑपरेटिंग इन द फॉरेस्टेड एंड माउंटेनियस रीजन्स ऑफ जम्मू कश्मीर। देखो जम्मू कश्मीर में पहाड़ियां हैं, जंगल है, वहां पे आतंकवादी आ जाता है, तो उनको पकड़ के ढूंढ के मारने का ऑपरेशन है, ऑपरेशन किया। स्ट्रेंथन्स इंटरनल सिक्योरिटी बाय प्रिवेंटिंग रीग्रुपिंग ऑफ टेररिस्ट मॉड्यूल्स। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि टेररिस्ट को बढ़ने से रोक रहा है। एनहांसेस एरिया डोमिनेशन और वल्नरेबल इन्फिल्ट्रेशन कॉरिडोर्स इन जम्मू कश्मीर। जो इन्फिल्ट्रेशन के कॉरिडोर्स है ना, जिस रास्ते से आतंकी आते हैं, उनको ढूंढ के बंद करना इनका टारगेट है। demonstrates inter-agency coordination and operational preparedness in prolonged risk operations। देखो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। CRPF है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, इंडियन आर्मी है, तो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस हो रही है हाई रिस्क ऑपरेशंस के लिए। टू ट्रैक, कंटेन एंड एलिमिनेट टेररिस्ट हाइडिंग इन डिफिकल्ट टेरेन। ट्रैक करना, ढूंढना उनको, फिर
उनको पकड़ के मार देना, यही इसका टारगेट है। टू डिसरप्ट क्रॉस बॉर्डर टेरर नेटवर्क बाय न्यूट्रलाइजिंग एक्टिव मॉड्यूल्स एट द इन्फिल्ट्रेशन स्टेज। जब वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे हो ना तभी उन्हें पकड़ के न्यूट्रलाइज कर देना, यही इनका टारगेट तो है। ऑपरेशन किया था। देखो ये कहाँ हो रहा है, जम्मू कश्मीर में एक उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसके बसंतगढ़ में अभी एक बहुत बड़ा मतलब स्ट्राइक करी गई है इसी ऑपरेशन के तहत। ऑपरेशन देखो एक दिन का नहीं होता, वो थोड़े लंबे भी चलते रहते हैं। एजेंसीज कौन कौन सी हैं? इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर। एनकाउंटर कहाँ हुआ था? बसंतगढ़ में हुआ था, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ऑपरेशन किया, सीधा पूछ सकते हैं कहाँ आ रहा है। ठीक है, ये जो सीआईएफ डेल्टा लिखा है ना, ये इंडियन आर्मी का ही हो रही है। ठीक है, इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का ये कंबाइंड ऑपरेशन है। ऑपरेशन किया कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, टेररिस्ट के अगेंस्ट है। इतना ही सफिशिएंट है। आज का फिर आखिरी टॉपिक है करिमपुजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पड़ती है? पहला सवाल तो यही आ सकता है। करिमपुजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है केरला में। वहां पे एक रिवर बहती है करिमपुजा नाम की, इसलिए इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम पड़ा है करिमपुजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये करिमपुजा रिवर ट्रिब्यूटरी है चलियार रिवर की। चलियार रिवर जाके बहती है अरेबियन सी में। ठीक है, करिमपुजा एक रिवर है, उस रिवर के नाम पे ही करिमपुजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम पड़ा है। करिमपुजा रिवर ट्रिब्यूटरी है चलियार रिवर की। चलियार रिवर जाके बहती है अरेबियन सी में, इतना याद रख लेना। केरला के मल्लपुरम डिस्ट्रिक्ट में ये मिलती है, वेस्टर्न स्लोप ऑफ नीलगिरी, जो नीलगिरी माउंटेन्स है उनके वेस्टर्न स्लोप पे मिलती है। करिमपुजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी ना 3 राज्यों में आता है, 3 स्टेट्स में आता है। कहाँ, कौन कौन से 3 स्टेट्स में आता है? केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में आता है। एक नीलंबूर एलिफेंट रिजर्व भी इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पड़ता है। करिमपुजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही एक नीलंबूर एलिफेंट रिजर्व भी पड़ता है। ये करिमपुजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो केरला में है, ये बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है। ठीक है, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है। इसकी जो टोपोग्राफी है ना, वो भी काफी यूनिक है। ये ना 4 मीटर की ऊंचाई से लेके फ्रॉम सी लेवल 25,000 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। इसमें 60 टाइप के फॉरेस्ट पड़ते हैं। केरला में 60 टाइप के फॉरेस्ट हैं, इसमें भी सातों टाइप के फॉरेस्ट पड़ते हैं, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से लेके माउंटेन ग्रासलैंड तक। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है पढ़नी इसकी टोपोग्राफी। इस स्लाइड से आपको क्या क्या याद रखना है एक बार रीड कर लेते हैं, फिर बताते हैं। करिमपुजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी located in Malappuram district, Kerala, on the western slopes of Nilgiri. It derives its name from the Karimpuzha River, a tributary of Chaliyar River which flows into Arabian Sea. It lies within Nilgiri Biosphere Reserve. Nilgiri Biosphere Reserve fall in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu, and it forms part of Nilambur Elephant Reserve which is in Kerala. Unique topography. Its altitude ranges from 40 meter to 2,550 meter, enabling the presence of all 7 forest types found in Kerala, from evergreen rainforest to mountain grassland. It's a biodiversity rich area. देखो क्या क्या याद रखना है। करिमपुजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? केरला में। करिमपुजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में, यही सवाल आएगा, इतना सफिशिएंट है। करिमपुजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम करिमपुजा रिवर पे पड़ा है। करिमपुजा रिवर चलियार रिवर की ट्रिब्यूटरी है। चलियार रिवर अरेबियन सी में जाके बहती है, ये याद रखना है कि करिमपुजा क्या है। करिमपुजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, करिमपुजा एक रिवर भी है। करिमपुजा रिवर केरला में बहती है, करिमपुजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है। करिमपुजा रिवर चलियार रिवर की ट्रिब्यूटरी है। चलियार रिवर अरेबियन सी में गिरती है केरला में बह के। चलियार रिवर अरेबियन सी में गिरती है अरेबिया केरला में बह के। ठीक है, अब याद रख लो इस स्लाइड से कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 3 राज्यों में है। कौन है वो 3 राज्य? केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु। फिर इस स्लाइड से ये भी याद रख लो, नीलांबर एलिफेंट रिजर्व कहाँ पर है? केरला में है। एलिफेंट रिजर्व से भी सवाल आते हैं। ठीक है, सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? शिवालिक एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? हैं? शिवालिक वाला एलिफेंट रिजर्व उत्तराखंड में है। क्यों याद है? क्योंकि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट वाला केस हुआ था। सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? झारखंड में है, क्योंकि वहां माइनिंग इशू था। ऐसे याद रखने पड़ेंगे आपको। नीलंबूर एलिफेंट रिजर्व है केरला में, इसकी यूनिक टोपोग्राफी है और बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है। ये तो नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे सातों टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं जो केरला में मिलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट से लेके माउंटेन फॉरेस्ट तक। ठीक है, याद रखना है ये सब। अब एक होमवर्क है कि करिमपुजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कौन कौन से जानवर मिलते हैं, ये आप ढूंढो गूगल से और कमेंट्स में बताओ। याद रखना ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसी लगी वीडियो बताइएगा कमेंट सेक्शन में।